सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। मैं डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। सोयाबीन की फसल से सभी किसान भाई निपट चुके हैं। लहसुन की फसल की ओर किसान भाई ध्यान देने वाले तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि लहसुन की फसल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेसल डोज में क्या रखना चाहिए। इसके विषय में मैं आगे जानकारी के लिए हमारे आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी चावड़ा जो कि एक कृषि स्नातक है, तो इनसे हम जानेंगे कि बेसल डोज में क्या क्या रखना चाहिए। सर्वप्रथम किसान भाइयों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और किसानों को जानकारी देंगे। तो शैलेंद्र जी, ये बताइए कि बेसल डोज में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से खादों का हम लोगों को, किसान भाइयों को, उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए दरबार, बेसल डोज की अगर बात करें तो किसी भी फसल की मुख्य आवश्यकता है उसकी पोषण प्रबंधन जी। मतलब पोषक तत्व अगर पर्याप्त मात्रा में फसल में रहेंगे तो उसमें उत्पादन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है जी। उसमें एक संतुलित पोषण प्रबंधन जरूरी है जी। तो अभी हमारे यहाँ जैसे अगर मालवा की मिट्टी की बात की जाए जी। तो इसमें सबसे ज्यादा कमी जो देखी गई है वो सल्फर और जिंक तत्व की देखी गई है। अच्छा, है ना। अब बाकी हमारे यहाँ जो ट्रेंड है किसान भाइयों का, वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। उन खादों का ज्यादा उपयोग करते हैं जिसका लाभ किसान भाई पूरा ले नहीं पाते हैं। अच्छा। तो हमें अगर लहसुन की बेसल डोज की अगर बात करें तो हमें अगर प्रति एकड़ की बेसल डोज पे अगर बात करेंगे तो उसमें हमें जो नाइट्रोजन से संबंधित जो खाद है जी, उनका लगभग 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का उपयोग करना है। अच्छा। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करें तो लगभग 50 किलो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना है। और पोटास से संबंधित अगर खाद की बात करें जी, तो पोटेशियम लगभग 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फसल में उपयोग करना चाहिए। अगर आगे अगर बात करें तो अलग अलग खादों में अलग अलग परसेंटेज इन तत्वों का होता है जी। तो अगर डीएपी की अगर बात करें हम तो डीएपी प्रति एकड़ 100 किलो अगर लेंगे अच्छा, तो 100 किलो में 46% डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है। अच्छा। तो 100 किलो प्रति एकड़ में आपका फास्फोरस की आपूर्ति हो जाती है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन यूरिया की अगर बात करें तो उसमें भी 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अच्छा। तो उसमें अगर हम 100 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ का 50 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ का अगर उपयोग करेंगे अच्छा, तो 50 किलो नाइट्रोजन में हमारे नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाएगी। अगर पोटेशियम तत्व की बात करें तो एमओपी जो आता है म्यूरेट ऑफ पोटास, वो 60% वाला पोटास हमको उपयोग में लेना है, जिसमें लगभग हमारे 1 बोरी प्रति एकड़ में आपके पोटास की आपूर्ति हो जाएगी जी। अब ये तो हो गई एनपीके तत्व की बात जी। आगे चल के अगर हम जिंक और सल्फर के तत्व की बात करें तो जिंक और सल्फर में सल्फर की अगर मात्रा हमें प्रति एकड़ की अगर बात करें तो लगभग हमें 1 एकड़ में 15 से 20 किलो अच्छा, सल्फर तत्व की बेसल डोज में हमें उपयोग करना है। उपयोग करना चाहिए। अब इसमें सल्फर 2 तरह का आता है। सल्फर अगर हमें जमीन में ज्यादा मिट्टी में कमी है जी। तो सल्फर हम WDG का उपयोग करेंगे। अच्छा, जो अगर WDG मिट्टी में अगर मात्रा कुछ सल्फर की पाई जाती है अपने यहाँ या पूर्व में अगर आपने उपयोग की है जी, तो आप बेंटोनाइट सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो दाल जैसा रहता है, दाल वाला सल्फर। और अगर आपके यहाँ मिट्टी में कमी है तो शुरुआती दौर में अगर उसको फसल को आवश्यकता है सल्फर की, अच्छा, तो उसमें WDG सल्फर अगर उपयोग करेंगे तो वो तुरंत फसल को उपलब्ध होने लगेगा। अच्छा, तो आप दूसरा आप जिंक तत्व की अगर बात करें अच्छा, तो जिंक की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता फसल में लगने लग गई, बिल्कुल। क्योंकि मिट्टी में जिंक तत्व की भी काफी कमी देखी गई है। जी जी। अच्छा, ये हो गया। और दूसरा था कि ये जो आपने खाद बताए हैं एनपीके के साथ में, चाहे हम WG फॉर्म वाला सल्फर ले लें या जो बेंटोनाइट, तो इनके साथ में कौन कौन से खाद ऐसे भी है बहुत सारे जो इनमें मिश्रण नहीं कर सकते किसान? हाँ, एक सबसे बड़ा यही बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जिंक तत्व ऐसा है जो जिंक तत्व फास्फोरस के साथ में अगर उपयोग करते हैं तो वो अघुलनशील दोनों तत्व एक दूसरे से अच्छा, मतलब एक दूसरे की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो अभी मार्केट में कई कंपनियों ने जिंक, पहले अभी तक जिंक सल्फेट आते थे, अच्छा, जो कि डीएपी के साथ में थोड़ा कॉम्पिटिबल नहीं थे, उसके साथ में उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ कंपनियों ने जिंक ऑक्साइड निकाला, अच्छा, जिसका आप उपयोग सीधे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जैसे डीएपी या एनपीके के साथ कर सकते हैं, जो एक दूसरे की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, जो बेसल डोज में आपने ये बताया किसान भाई अधिकांश चूक जाते हैं, समय का अभाव रहता है, तो जो बेसल डोज में आपने बताया है ये शुरुआती दौर में देना उचित रहेगा या फिर निंदाई गुड़ाई के टाइम पे भी दे सकते हैं? ये जो मैंने अभी बताया खाद, ये तो अपने को बेसल में उपयोग करना है। अच्छा। निंदाई गुड़ाई में जैसे फसल की ग्रोथ के अनुसार अपने को समय समय से जरूरत के अनुसार अपने को खाद का उपयोग करना है। बिल्कुल।
ये थे हमारे शैलेंद्र भैया जिन्होंने किसानों को जो लहसुन की फसल में आने वाली समस्याएं जो कि बेसल डोज संबंधित थी, मेरे अनुसार इस वीडियो में आप लोगों की जो सभी भ्रांतियां दूर हो गई होगी। ऐसे ही रोचक और जो लेटेस्ट वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आगे आपकी लहसुन की फसल में किन किन खादों का प्रयोग करना है, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करना है, तमाम तरह के वीडियो यदि आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसान भाइयों के पास भेजिएगा व्हाट्सएप पर। जय श्री राम।